स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज स्टूडियो और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी राउंडअप में आज बात सोने चांदी की होगी, जहां पर रोज रोज रिकॉर्ड हाइस तो बन ही रहे हैं, लेकिन इससे बाजार में हलचल काफी बढ़ गई है। दिवाली धनतेरस दहलीज पर है और एमसीएक्स ने मार्जिन बढ़ा दिया है। कई सिल्वर ईटीएफ कंपनीज ने तो नया निवेश लेना भी बंद कर दिया है। तो बाजार वायदा और स्पॉट की कीमतों में बढ़ते अंतर से काफी परेशान है। वहीं क्या इस तेजी से बाजार में मांग पर भी दबाव बनेगा? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम है, साथ ही प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी। दिनेश जी नमस्कार। और नित नए हाईज यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले तो प्राइसेस पे ही बात कर लेते हैं, जहां पर सभी के टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। शायद 2026 के टारगेट्स भी अचीव हो चुके हैं और हमने वो टारगेट्स अब यहाँ पर रिवाइज होते हुए देखे हैं ऊपरी तरफ। चांदी से अगर पहले शुरुआत करें, क्योंकि ज्यादा खबरें और ज्यादा दिक्कतें इसमें आती हुई नजर आई हैं, कैसे अब यहाँ से प्राइसेस देखते हैं आप? निश्चित तौर से मनीषा जी, मतलब वो जो बात कहावत है कि आज आपकी चांदी है, तो वाकई इस साल दिवाली में सबकी चांदी ही है। एक तरफा जो तेजी है, ये इतना बड़ा बुल रन तो मैंने मेरे 25 साल के करियर में भी कभी देखा नहीं है। नॉर्मली जो सिल्वर का मूव होता है वो 35% टू 40% होता है। इस बार करीब करीब 70% का होता आया है। मुझे लगता है 1,55,000 अब ये बेस बना के चलेगा शॉर्ट टर्म के लिए, और यहाँ से प्राइसेस दोबारा एस्केलेट होगी। मुझे लगता है प्रोबेबली दिवाली तक 1,68,000 का लेवल हमें ये दिखा सकता है। मोमेंटम बिल्कुल ही स्ट्रांग है, और मुझे लगता है कि मल्टी ईयर हाई जो थे इसके $51 के आसपास के, वो भी तो रिसेंटली क्रॉस हुए हैं। इसके बाद ये प्रोबेबली शायद $60 तक की भी जा सकता है। तो ओवरऑल सिल्वर की हद तक की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि मंदी यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रही है, और ना ही ले सकती है। स्पॉट की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर से करीब करीब ये 18,000 से 22,000 की रेंज का प्रीमियम चल रहा है। मतलब देयर इज अ मैड रश गोइंग ऑन इन द स्पॉट मार्केट की सबको खरीदना है। स्पॉट में माल अवेलेबिलिटी नहीं है, और डिलीवरी 15 दिन के बाद का जो लेवल है वो 178 का लेवल दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्पॉट में बाय करने से अच्छा बेहतर है 15,000 डिस्काउंट फ्यूचर मिल रहा है तो वहां पर बाय करना। एब्सोल्युटली। दिनेश जी, $60 पर आउंस आपको कब तक आता हुआ लगता है? और जिस तरह से ये 75 तक की बातें हो रही है अगले साल में, कैसे देखते हैं उसे आप? मुझे लगता है ये प्रोबेबली दिस मंथ एंड तक ये $60 निश्चित तौर से दिखाना चाहिए, क्योंकि 3% 4% की रैली ऑन डेली बेसिस है। कल 7,000 रुपए की तेजी हमें पूरे रूप से देखने मिली। अगर मैं 3 दिन का भी अगर ऐसा मूव देखता हूं तो 21,000 रुपए की रैली तो सीधी सीधी देखने मिल सकती है। और प्रोबेबली ये जो वोलेटिलिटी है, ये जो अगर इसको बर्दाश्त कर पाता है तो उसी ने फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि खुलते बाजार में यहाँ 163 गया, फिर वहां से दोबारा 156 आया, फिर दोबारा 60 जा सकता है। तो दिन की वोलेटिलिटी अगर आप काउंट करो तो कम से कम 15,000 रुपए की वोलेटिलिटी। वो एब्सोल्युटली, जिस तरह की मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली है और सभी लोग फिजिकल में ही खरीदना चाहते हैं। इन एनी केस कहा भी जाता है कि इंडिया में जो चांदी का कारोबार होता है 95% फिजिकल में होता है, और वहीं पर सबसे ज्यादा हमने दिक्कत आते हुए देखी भी है। दिनेश जी, गोल्ड को लेकर अब क्या सेंस है? क्योंकि यहाँ पर भी हमने 4,000 बड़े आराम से निकला, 4,100 आज बड़े आराम से निकला, 4,200 की तरफ जा रहे हैं अब हम। ऑलमोस्ट 42 हो ही चुका था, 4180 जाकर वहां से जो क्रैश आया है, एक जबरदस्त फॉल आते 4120 के आसपास का लेवल आ गया है। $60 मतलब करीब करीब 1,800 रुपए की फॉल इसमें आते हुए देखी हमने। ऊपर में 1,26,885 बढ़िया रेजिस्टेंस जोन था, और ठीक वहीं से ही हमने फॉल आता हुआ देखा है। तो मुझे लगता है कि जो अगला लेवल है इसका ये आना चाहिए 1,24,820। 1,24,820 ये टेस्ट करेगा, और वहां से दोबारा अप मूव दोबारा स्टार्ट होगा, और मुझे लगता है 1,26,500 ये दोबारा इवनिंग तक छूने का पूरा प्रयास करेगा। तो ये जो शॉर्ट टर्म डिप आया है, ये एक मौका देता है कि शायद यहाँ से मंदी दोबारा शुरू हो जाए। सेलर्स दोबारा उसमें ट्रैप होते हैं, और क्लोज तक ये प्राइसेस दोबारा उसी लेवल पर आकर बंद हो जाती है। तो ये लेवल ध्यान रखिए, प्रोबेबली 1,24,820 इस लेवल से दोबारा 1,200 रुपए की तेजी आपको देखने मिल सकती है। और यहाँ पे टारगेट्स क्या देखते हैं आप साल के अंत तक? मुझे लगता है कि प्रोबेबली 1,36,000 ये दिखा सकता है। 1,36,000? यस। और ये तेजी आपको लगता है अगले साल कायम रहेगी? मुझे लगता है इतनी तेजी कायम नहीं रहेगी, लेकिन नॉर्मली जो 12 से 14% का जो CAGR दिखाता है गोल्ड निरंतर हमेशा, मुझे लगता है कि अन्य सारी एसेट क्लास अगर आप कंपेयर कर लो, आप इक्विटी कंपेयर कर लो, बॉन्ड मार्केट कंपेयर कर लो, रियल एस्टेट कंपेयर कर लो, या FD या NPS TPS, कोई भी एसेट क्लास कंपेयर कर लो, गोल्ड हैज आउट परफॉर्म सिंस लास्ट 30 इयर्स। इस बार भी 14% का रिटर्न निश्चित तौर से दे सकता है। ऑल राइट, तो यहाँ पर तेजी लगातार बनती हुई नजर आ रही है, और ऑल टाइम हाइज जिस तरह से हमने सितंबर में देखे हैं, अक्टूबर में उससे भी कहीं ज्यादा है, और यहाँ से और तेजी के लिए आपको यहाँ पर तैयार भी रहना चाहिए। सुनील सुब्रमण्यम जी नमस्कार, आपको भी चर्चा में शामिल करेंगे। किस तरह से आप देखते हैं इस एसेट क्लास को, जहां पर गोल्ड एंड सिल्वर ने ऑल टाइम हाइज की एक लंबी कड़ी लगाई है और बाकी सब एसेट क्लासेस को काफी पीछे छोड़ दिया? नहीं, ये देखिए, ये क्या है कि ये डाइवर्सिफायर एसेट क्लासेस है, यानी बाकी के पोर्टफोलियो में इनका एक हिस्सा बनता है।
बट ये पास्ट रिटर्न्स देखे जाके 40-50% अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर रखना ठीक नहीं होगा। 10-15-20% तक आप रख सकते हैं एज अ डाइवर्सिफायर। और मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये हाल में ये बढ़त के पीछे है कोई स्पेसिफिक कारण, जैसे ट्रम्प की टैरिफ है और डॉलर की जो वीकनिंग की स्टोरी है, और चीन और जापान जो ज्यादातर अपना निवेश जो सॉवरेन वेल्थ फंड होते हैं उनका, उन्होंने डॉलर पे किया था इतने सालों से। चीन के पास $800 बिलियन का यूएस ट्रेजरी का रिजर्व है और जापान का ट्रिलियन से ज्यादा, 1 ट्रिलियन से ज्यादा। तो वो लोग ये टैरिफ के झंझट के कारण अपना एलोकेशन थोड़ा अब डॉलर को कम करा के गोल्ड और फिर अभी सिल्वर में करा रहे हैं। तो ये एक मौजूदा स्थिति है जो टैरिफ के कारण हुआ है। अब एक लंबी अवधि से देखें तो सारे 1 साल के बाद अगर ये टैरिफ का झमेला खत्म हो गया तो एक स्पेशल रीजन इनकी बढ़त के लिए नहीं रहेगी, बट खास करके हाई इन्फ्लेशन, वॉर, जियोपॉलिटिक्स के कारण गोल्ड और सिल्वर का डिमांड रहेगी। तो एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर के तौर पर आप 15-20% अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो ठीक होगा। ये पास्ट रिटर्न्स को देखकर एकदम से अपना एलोकेशन मत बढ़ाइए। आपने जैसे कहा कि 15 से 20% आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर गोल्ड होना चाहिए। सुनील जी, जिस तरह से चांदी ने यहाँ पर मूव्स दिए हैं, चांदी तो लोगों के पोर्टफोलियो में होती भी नहीं है, लेकिन इस साल पिछले 3-4-6 महीने में ये चीज़ काफ़ी डिफरेंट होते हुए नजर आई है। लोग सिल्वर ETF ले रहे हैं, लोग सिल्वर फिजिकल में तो बहुत ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। तो इसके लिए 2-3 कारण मैं बताऊंगा। तो एक है कि जो इतनी खरीदारी गोल्ड पे बढ़ गई, तो गोल्ड सिल्वर का एक रेशियो होता है पर दाम का, तो लॉन्ग टर्म एवरेज उसका 60:1 होता है, 60:1। अब देखें वो 90:1 के ऊपर बढ़ गया है, तो नेचुरली सिल्वर को बढ़ना था या गोल्ड को गिरना था। गोल्ड की तो गिरने की गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए सिल्वर को बढ़ना था। एक नॉर्मल जो कहते हैं लॉन्ग टर्म टेक्निकल चार्ट के कारण बढ़त है। सेकंड है कि इन दिनों जो ग्रीन एनर्जी और ऑल्टरनेटिव एनर्जी और ईवीज की बात करें, वहां पे थोड़ा बहुत सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड की जरूरत होती है, तो उसके कारण सिल्वर का एक जेन्युइन इंडस्ट्रियल डिमांड होता है जो गोल्ड के पास नहीं होता है, तो उसके लिए उसमें थोड़ा डिमांड और बढ़ती है। तीसरी बात है कि टोटल वर्ल्ड की सिल्वर जो रिजर्व्स है वो लिमिटेड है। ज्यादातर नए ओर्स डिस्कवर नहीं हो रहे हैं जहां पे आपको सिल्वर उखाड़ के आप बेच सकते हो। वैसे गोल्ड की ऐसी बात नहीं है, अभी भी रिजर्व ज्यादा है और सभी देश के पास अपने रिजर्व्स में भी गोल्ड है, सभी ज्वेलर्स के पास भी गोल्ड है, तो गोल्ड का सप्लाई कभी भी आ सकता है। और चौथी बात मैं मानता हूं कि ये इंडिया में ये सिल्वर को एक पुअर मैन्स गोल्ड कह सकते हैं, क्योंकि आम जनता और बहुत जो नीचे इनकम की वो अब तो अफोर्ड नहीं पुअर कर मैन्स सकते। गोल्ड भी नहीं है ये जिस तरह से। नहीं, क्या होता है कि अभी वो एक गोल्ड कोटेड इयररिंग्स होती है, या फिर बड़ा बहुत 1 ग्राम गोल्ड मिलाकर गोल्ड की तरह ज्वेलरी को बनाते हैं। तो बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोग ना, उनके लिए जो है वो शायद उधर खरीदारी बढ़ा रहे हैं। मगर एक सावधान की चीज है जो आपने खबर पड़ी होगी कि सिल्वर ETF AMC जो लॉन्च किए हैं ना, अभी बंद कर रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिकली ये बहुत डिस्टॉर्ट हो गया। डोमेस्टिक सिल्वर का दाम इतना बढ़ गया और सप्लाई नहीं है, तो ETF को बहुत महंगी तरह से ETF गोल्ड को खरीदना, सिल्वर को खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि हर ETF को बैकिंग में गोल्ड या सिल्वर फिजिकल रखने की जरूरत है, ये नियम है। तो गोल्ड तो आसानी से मिल जाता है, मगर सिल्वर का डिमांड बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर, और ये इंपोर्टेड सिल्वर उतना आसान से नहीं आ सकता है, तो इसलिए यहां पर ETFs एक प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या होता है कि अगर आप सिल्वर ETF में अभी पैसा लगाया, तो आपको मार्केट की प्राइसेस से बहुत ज्यादा ETF का दाम में मिलेगी, तो इसीलिए यह शायद नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए कई AMCs ने अपने सिल्वर ETF को इनफ्लोज के लिए बंद कर दिया है। तो ये एक सावधानी वाली बात है कि सिल्वर के लिए अगर ETF से डिमांड कम होती है तो शायद उतना बढ़त सामने नहीं होगा जितना पिछले साल में हुआ था। एब्सोल्युटली, वो पॉइंट वेल टेकन है। अगर सिल्वर ETF लमसम आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो उतनी थोड़ी दिक्कत यहाँ पर फिजिकल मार्केट्स में कम होती हुई नजर आएगी। सोने में जैसे आपने कहा सुनील जी, 15-20% आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। चांदी कितनी होनी चाहिए, जिस तरह से इसकी री रेटिंग हो रही है या फिर जिस तरह से इसकी अहमियत बढ़ रही है? मैं 2:1 कहूंगा। अगर 20% दो तो 10% सिल्वर, 2:1 रेशियो रखेंगे तो बेहतर होगा। ऑल राइट, सुनील सुब्रमण्यम जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और बहुत ही इत्मीनान से डिटेल में सोने चांदी में एक तो क्या लगता है, क्यों है और किस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट्स वहां पर होनी चाहिए वो भी समझाने के लिए। बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। बस इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो नितिन खंडेलवाल जी जुड़ेंगे हमारे साथ एक सेंस लेने के लिए कि ज्वेलरी मार्केट में इन प्राइसेस के क्या इम्पैक्ट्स हैं।
हमारे साथ अब नितिन खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्कार। जिस तरह से लगातार तेजी यहाँ पर सोने चांदी में देखने को मिली है, ज्यादातर लोगों का मानना है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड है, ऑन ग्राउंड अच्छी है, लेकिन ज्वेलरी डिमांड क्या थोड़ा सा हिट लेती हुई नजर आई है? ज्वेलरी डिमांड हिट नहीं ले रही है, थोड़ी सोच सोच के कर रही है। और इसमें काफी लोग ऐसे हैं जो टोटली अवेयर हो चुके हैं कि क्या फ्यूचर में होने वाला है। और जब तक के ट्रम्प है, टेरिफ आ रहा है, ये तो दो चीजें मेरे पूर्व वक्ता ने बताई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना एशियन मार्केट सबसे पहले इसको तेजी ला रहा है। तो चाइना दिन निकलते सी सोना और चांदी में भर भर के ले लेता है। तो ये जो चाइना का फियर है डॉलर के प्रति, या वो डी डॉलरेशन करना चाहता, और आज वर्ल्ड के टोटल एक्सपोर्ट में 60% चाइना का है। तो उसके पास में ह्यूज रिजर्व डॉलर के अंदर है। वो नहीं चाहता कि उसका कोई भी रिजर्व डॉलर पे रहे, क्योंकि चाइना का डॉलर पे कुछ भी भरोसा नहीं है। तो जब तक के चाइना के डॉलर खत्म नहीं होंगे, तब तक के तो गोल्ड और सिल्वर में मंदी मुझे नजर नहीं आती है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। हर डिप यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर है, लेकिन आज चाइना खरीदने के बाद, एशिया खरीदने के बाद यूरोप में कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है, लेकिन जैसे सभी का मानना है कि बहुत टिकेगी नहीं शायद। नितिन जी, क्या खरीद रहे हैं फिर क्या लोग? क्या ये ज्यादातर बुलियन बार्स कॉइन्स है? जो बाइंग है वो क्या प्योर गोल्ड ज्वेलरी की है? किस तरह के ट्रेंड्स हैं? नहीं, ये मिक्स है। जो लोग थोड़ा सा, जिनको अभी ज्वेलरी की जरूरत नहीं है, वो अपने छोटे बड़े बार्स ले रहे हैं। और जिनको घर में शादियां हैं, आपको पता है चाहे कोई भी समाज हो, हर समाज में मैरिज हो ही नहीं सकती जब तक कि वो ज्वेलरी परचेस ना करे। तो इसलिए उनका जो बजट है उसमें ग्राम कम हो रहा है, लेकिन बजट उनका उतना ही है। तो अगर आप ज्वेलर से बात करेंगे तो रुपीज टर्म के अंदर हर ज्वेलर अपना पिछले रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है। ग्राम में थोड़ा सा उसको 10 से 20% का हिट उसको जरूर मिल रहा है। तो डिमांड ओवरऑल है। चांदी में केवल बार की डिमांड ज्यादा है। मूर्तियां तो है, दिवाली तो चली रही है, मूर्तियां हैं, पायल बिछियां, ये सभी चीजें, पर उसमें बुलियन की डिमांड ज्यादा है। जिस तरह से हमने एक प्रीमियम चांदी में आता हुआ देखा है, क्या उस तरह का सोने में फेस कर रहे हैं? सोने में बहुत बड़ा प्रीमियम नहीं है। देखिए, पहले सोने में तो जो कॉस्टिंग है उससे कुछ 500-1000 रुपए एमसीएक्स में थोड़ा महंगा चल रहा है। उसके बाद फिजिकल मार्केट में भी 1 या 1.5% का प्रीमियम है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सेल के लिए भी आ रहा है काफी। तो लोग जो, जिनको जरूरत है आगे, है जो चाहते, समझ रहे कि इसके आगे सोना बढ़ने वाला नहीं है, तो वो सेल के लिए भी आ रहे हैं। नितिन जी, किन ज्योग्राफीज में आप यहाँ पर एक बेहतर मांग आता हुआ देखते हैं? यूजुअली हम देखते हैं कि साउथ इंडिया की खरीदारी अच्छी रहती है। जिस तरह की खबरें वहां से आ रही हैं, अभी भी मानने को मिला है कि बाइंग अच्छी खासी है, कोई बहुत बड़ा डिप नहीं है। जो गिरावट है, जो प्राइस सेंसिटिविटी है, वो किन इलाकों में देखते हैं आप कंट्री में? नहीं, अक्रॉस द इंडिया मेरी बात होती रहती है, सब जगह पे सरीखा है। कहीं थोड़ा कम होता है तो कहीं ज्यादा होता है, लेकिन अक्रॉस द इंडिया बाइंग का सेंटीमेंट है लोगों का, अभी भी बना हुआ है। क्योंकि मैं बार बार कहते आ रहा हूं कि आप लोगों के चैनल की वजह से, लोगों को अवेलेबिलिटी की वजह से, नाउ दे गॉट अंडरस्टूड कि ये भाव बहुत कम होने वाली नहीं है। और जो काफी, जब ऐसे कुछ न्यूज आती है कि ये बबल्स है वगैरह, तो जब उसी तब ये देखते हैं तो 90% लोग ये देख पा रहे हैं कि गोल्ड $10,000 की तरफ बढ़ रहा है। और सिल्वर जो है, अभी मैं बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने $65 का इमीडिएट टारगेट दिया है सिल्वर के अंदर। तो आप अगर देखेंगे, रॉबर्ट केवासाकी का पूरे तरफ सर्कुलेट हो रहा है, वो $10,000 की बात कर रहे हैं। तो लोगों के सेंटीमेंट पॉजिटिव हो चुके हैं। थोड़ा बहुत करेक्शन कब आएगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ओवरऑल ऊपर जाएगा ये हर आदमी समझ चुके हैं। तो सेल अच्छे हो रही है। मैं सबको आपके मार्फत अपील करना चाहूंगा कि हर ज्वेलर से कि आप धनतेरस की अच्छी तैयारी करिए, सेल में कोई कमी नहीं आने वाली है। ऑलराइट, तो ज्वेलर से भी यही है। और जहां तक खरीदार हैं वो तो ऑफ कोर्स ले ही रहे हैं, कुछ फोमो में ले रहे हैं, कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और कुछ जिनके यहाँ पर घर में प्रसंग हैं वो तो ऑफ कोर्स लेंगे ही लेंगे। नितिन जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, और ऑफ कोर्स वो एक सेंस देने के लिए कि इवन एज गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस ऑल टाइम हाइस पर हैं, अच्छी खासी खरीदारी अभी भी हम ऑन ग्राउंड इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर देख रहे हैं। दिनेश जी, ये तो बात हुई गोल्ड एंड सिल्वर की। अगर हम प्लैटिनम देखें तो अच्छे खासे गेंस वहाँ देखने को मिले हैं। 4% की तेजी वहां थी। पलेडियम 2 साल के हाइज पर है। कॉपर में ओवरनाइट 6% की तेजी यहां पर देखने को मिली। मिशिया जी, गोल्ड सिल्वर को देखकर तो कल ग्वार में भी अपर सर्किट लग गई थी। तो खैर, ये प्लेटिनियम और पैलेडियम है, ये तो इनके भाई बहन ही है, ये तो साथ चलना ही था। बिल्कुल मोमेंटम जब आता है तो अक्रॉस द बोर्ड सारे एसेट क्लासेस में आता है, प्रोबेबली जो एक सिंक में चलते हैं। तो बुलियंस में अक्रॉस द बोर्ड मुझे लगता है कि ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी, और प्रोबेबली इन सब सेक्टर्स अक्रॉस सिल्वर वुड बी दी आउट परफॉर्मर इन ऑल एसेट क्लास। और क्योंकि आपने गुआर की बात छेड़ी ही है, तो स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे वो कल की तेजी के बाद आज किस तरह का हाल है, और क्या राय है यहाँ पर दिनेश जी इन एग्री कमोडिटीज में कारोबार में? मुझे लगता है नया जो बुल रन है प्रोबेबली एग्री कमोडिटीज में निश्चित तौर के निकल कर आएगा। जैसे कि हमने देखा, हल्दी में भी जो नीचे में 12,000 जो बिकती थी वो 14,000 के आसपास में आ गई। ग्वार सीड जो 4750 गई थी, ऊपर में 5,000
50 के आसपास के लेवल्स आए। आई थिंक 5200 के लेवल्स हमें दिवाली के आसपास तक ग्वार सीड नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में देखने मिल सकते हैं और 9650 के आसपास में ग्वार गम का भाव देखने मिल सकता है। तो एक थोड़ा सा मोमेंटम आया है और मुझे लगता है कुछ हरियाली अगर आती है तो दिवाली के सामने सब ट्रेडर्स के लिए अच्छा संकेत। वेल एब्सोल्युटली। जाते जाते एक और सवाल, और जिस तरह की गिरावट कुछ और गहराती हुई नजर आई है दिनेश जी, सोने और चांदी में खरीदारी के मौके देखे जाएं या आप कहेंगे अभी भी थोड़ा सा दूर रखे? जैसे मैंने अभी कहा 124,820 ये एक सटीक लेवल है, यहाँ पर गोल्ड दोबारा बाइंग निकल कर आएगी और 1,55,100 ये सिल्वर का सटीक लेवल है। इन लेवल से जरूर बाइंग निकल कर आएगी। स्टॉप लॉसेस जो है अब ये 500 रुपए के है, गोल्ड में 500 रुपए और सिल्वर में 1000 रुपया। तो ये लेवल से नीचे का इतना स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन करे, ऊपर में आपको दोबारा अपसाइड देखने मिलेगी। दिनेश जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत शुक्रिया वो सारी की सारी राय भी हमारे दर्शकों के समक्ष रखने के लिए। तो पहले इस खरीदारी के मौके हैं यहाँ पर एग्री में, नॉन एग्री में, मेटल्स में कमोडिटीज काफी बेहतर कर रही हैं। इस साल की शुरुआत से ही लगातार सभी कहते भी रहे हैं, इंक्लूडिंग दिनेश जी, की खरीदारी के मौके यहाँ पर जाने ना दें, और वो अच्छा खासा हमने एक रन यहाँ पर आता हुआ इस साल में अब तक देखा भी है। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। हम लेकर आएंगे और बात करेंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस में।